तो आगे हमने एसी सर्किट से रिलेटेड दो थियरीज कर दी है। वन, एसी सर्किट विथ ओनली रजिस्टर। अगर उसकी वोल्टेज की इक्वेशन याद करें, देन वी एम साइन ओमेगा टी, एंड फॉर द करंट I am sin omega t, where I am is Vm upon R according to the Ohm's law। और यहां पर हमने बोल दिया कि वोल्टेज एंड करंट इन फेज, दोनों सेम फेज में है। इन फेज या इन सेम फेज, फेज डिफरेंस जीरो। देन एक और हमने कर दिया, एसी सर्किट विथ ओनली इंडक्टर। वोल्टेज की इक्वेशन तो सेम, वी एम साइन ओमेगा टी। नाउ फॉर द इंडक्टर, करंट की इक्वेशन हमने डिराइव की, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, वेर आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्सएल। अदरवाइज वी कैन से वी एम अपॉन एक्सएल मीन्स ओमेगा एल, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ ही है। XL ओमेगा एल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। और यहां पर हमने बोला कि फेज डिफरेंस पाई बाई टू, उसमें भी करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई फेज पाई बाई टू। ओनली फॉर इंडक्टर हम क्या बोलते हैं कि जो करंट है वो क्या होगा, लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई फेज पाई बाई टू। उसका उल्टा भी हमने बोला था कि वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज पाई बाय टू। करंट पाई बाय टू जितना पीछे है, या फिर वोल्टेज पाई बाय टू जितना आगे है, ऐसा बोल सकते हैं। यहां पर हमने पावर की इक्वेशन डिराइव की थी, आई आर एम एस स्क्वेयर इंटू आर, अदरवाइज वी के फॉर्म में लिखेंगे तो वी आर एम एस स्क्वेयर अपॉन आर। एंड फॉर ओनली फॉर इंडक्टर पावर इज जीरो। पावर जीरो हमने बोला है, एनर्जी लॉस जीरो। यहां पर होगा एनर्जी लॉस जीरो। चलो अब यहां से आगे करें तो हमारा एक टॉपिक है कि एसी सर्किट विथ ओनली कैपेसिटर। ओनली रजिस्टर, ओनली इंडक्टर किया। नाउ एसी सर्किट विथ ओनली कैपेसिटर। तो उसके लिए कुछ ऐसा डायग्राम कर सकते हैं कि चलो ये हमारा कैपेसिटर, ये हमारा एसी सोर्स, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो। ये हमारा वोल्टेज V, कैपेसिटर C। ये हो गया सर्किट विथ ओनली कैपेसिटर। और वोल्टेज की इक्वेशन तो हमें मालूम है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। बस यहां से हमें करंट की इक्वेशन डिराइव करनी है। तो कैपेसिटर के लिए वोल्टेज की इक्वेशन है हमारे पास, फॉर कैपेसिटर क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज V इज इक्वल टू Q बाई सी। फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, Q इज इक्वल टू CV, देन V इज इक्वल टू Q बाई सी। ये वोल्टेज की इक्वेशन यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू Q बाई सी। देयरफॉर Q को अगर सब्जेक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, इट इज C वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये चार्ज की इक्वेशन हो गई। हमें तो चाहिए इसमें करंट। तो चार्ज गिवन है, करंट करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी।
देयरफॉर करंट I इज इक्वल टू, हम लिखते हैं dq/dt, इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो, तो अब उसके लिए इक्वेशन पहले लिख दे कि I इज इक्वल टू d/dt, जो हमें चार्ज मिला है उसकी इक्वेशन क्या है, तो Vm इंटू सी एन साइन ओमेगा टी, Vm इंटू सी साइन ओमेगा टी है, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो Vm सी एज इट इज कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, तो साइन थीटा का कॉस थीटा, एंड अकॉर्डिंग टू द चेन रूल ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा टी का, तो विथ रिस्पेक्ट टू t1 चेन रूल लगाना पड़ेगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर ये जो थीटा है उसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना पड़े, तो टी का विथ रिस्पेक्ट टू t1 सिर्फ ओमेगा बचेगा, और वो मल्टीप्लाई में, मतलब साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, ओमेगा को आगे लिखे तो वी एम ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। चलो, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, वी एम अपॉन 1/ओमेगा सी, न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इन न्यूमेरेटर, ओके। तो ये हुआ इक्वेशन आई इज इक्वल टू वी एम 1/ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। ऐसा क्यों लिखा, वी एम अपॉन आर वो करंट होगा, इसलिए ईयर 1/ओमेगा सी को बोलेंगे एक्सी, एंड दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आगे था ओमेगा एल, ओमेगा इज एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ कैपेसिटर का रेजिस्टेंस हुआ, इट्स कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका भी यूनिट है ओहम, मतलब 1/ओमेगा सी का यूनिट होगा ओहम, ओमेगा सी का पूछे तो 1/ओहम हो जाएगा, दैट इज मो। तो याद रखो, यूनिट ऑफ 1/ओमेगा सी इज ओहम, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो फिर इस फॉर्मूला को लिखेंगे Vm/Xc एंड कॉस ओमेगा टी। चलो, कॉस को साइन के टर्म्स में लिखना है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस π/2, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और ये जो है Vm/Xc वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज करंट। तो यहां पर लिख सकते हैं कि फॉर ओनली कैपेसिटर आई एम इज Vm/Xc, Xc मीन्स 1/ओमेगा सी। तो ये इक्वेशन हुई फॉर द करंट आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2। देखो यहाँ पर प्लस π/2 है, इसलिए अगर प्लस π/2 है तब हम बोल सकते हैं करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज π/2, क्योंकि वोल्टेज की इक्वेशन Vm साइन ओमेगा टी, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि सर्किट ओनली विथ कैपेसिटर, सर्किट ओनली विथ कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज π/2। ये उसका उल्टा सेंटेंस लिखना है, तो बोलेंगे वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय फेज π/2, क्योंकि करंट की इक्वेशन में प्लस π/2 आया तो करंट लीड करेगा वोल्टेज से, करंट
वोल्टेज से लीड कर रहा है, उसका उल्टा वोल्टेज करंट के पीछे है, लेग बिहाइंड, तो उल्टा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। तो सर्किट ओनली विथ कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज π/2। चलो अब इसका हमें डायग्राम करना है, तो डायग्राम हम कर सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, पहले फेजर डायग्राम इसके लिए। तो फेजर डायग्राम में हम बोलेंगे ये तो फिक्स है हमारा वोल्टेज का फेजर, ये है Vm sin ओमेगा टी। अब हमने ओनली फॉर कैपेसिटर क्या बोला, करंट लीड्स द वोल्टेज, लीड करेगा, प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं हम, इसीलिए यहां पर आएगा करंट, और ये 90 डिग्री, ये तो ओमेगा टी होता ही है, ओमेगा टी प्लस π/2। और ये जो पार्ट होगा इतना, उसके लिए बोल देंगे Im sin ओमेगा टी प्लस π/2। बस उसी में अब हमें करंट और वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये वोल्टेज की मैक्सिमम, ये करंट की मैक्सिमम। वोल्टेज के लिए तो ग्राफ हमारा फिक्स है, कभी चेंज नहीं करेंगे हम। दिस इज फॉर वोल्टेज। अब करंट में क्या हुआ, लीड करेगा बाय फेज π/2। π/2 में पता है अगर वोल्टेज जीरो है तो करंट मैक्सिमम, लीड करेगा मतलब आगे है, जब ये जीरो है तो करंट मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम होगा तो करंट जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम है तो करंट जीरो होगा। तो अगर इसका अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो कुछ ऐसा करेंगे। जब ये जीरो होगा तब मैक्सिमम, दिस इज फॉर करंट। जीरो है मैक्सिमम, मैक्सिमम है तो जीरो, जब ये जीरो है तब मैक्सिमम, मैक्सिमम है तब जीरो, इसको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दो, इट्स फॉर करंट। तो ये फेजर डायग्राम, उसके साथ उसका ग्राफ, जिसमें ग्राफ से ही पता चलेगा कि करंट लीड्स द वोल्टेज, अदरवाइज वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट। ग्राफ से भी हम उसके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब यहां से यहां तक, मतलब जो भी हमने स्टार्ट किया, ये यहां से यहां तक एक क्वेश्चन होगा हमारा। अब इसी में हमें करना है पावर, पावर फॉर ओनली कैपेसिटर। तो पावर ओनली फॉर कैपेसिटर, पहले दोनों की इक्वेशन लिख दो, वोल्टेज इज Vm sin ओमेगा टी, करंट I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा टी प्लस π/2। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो उसकी मेन इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो Im cos ओमेगा टी। नाउ पावर जो होगा that is called V into I, voltage into current, then power P is equal to Vm sin omega t Im cos omega t, then power P is equal to Vm Im sin omega t cos omega t। तो आगे जो हमने किया है उसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो इक्वेशन को, तो Vm Im/2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी।
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, तो पावर होगा हमारा VMIM/2 साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 थीटा। वापस लिख दूं यहां पर मैं, तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये पावर की इक्वेशन। हमें तो चाहिए इसमें एवरेज पावर, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन है वोल्टेज में, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, तो इसका एवरेज ले लो, तो एवरेज ओवर ए वन साइकिल। नाउ एवरेज पावर just a second, huh? Now average power over वन साइकिल, मतलब डिनोट करेंगे ऐसे, VMIM/2 कांस्टेंट है जिसका एवरेज नहीं निकलेगा। एवरेज किसका होगा? एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। ये तो बोला था हमने 0, देयरफॉर पावर 0, बिकॉज एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी इज 0। तो ओनली कैपेसिटर या ओनली इंडक्टर, दोनों के लिए पावर 0 है। पावर 0 का मतलब हम बोलते हैं एनर्जी लॉस 0। कहीं पर भी सर्किट हुई ओनली विथ इंडक्टर या ओनली विथ कैपेसिटर, एनर्जी लॉस 0, एनर्जी लॉस नहीं होगा, एनर्जी लॉस 0। एनर्जी कहाँ पे लॉस होती है? ओनली एंड ओनली फॉर रजिस्टर, रजिस्टर में ही एनर्जी लॉस होगी। ओनली फॉर कैपेसिटर या ओनली फॉर इंडक्टर एनर्जी लॉस 0, बिकॉज उसका पावर 0 है। बोलो क्लियर यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। चलो सर डिफरेंशिएशन एक बार बताओ। डिफरेंशिएशन बता दूं? चलो एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जैसे हमने इंटीग्रेशन किया, चलो ऐसे ही डिफरेंशिएशन, इसके रूल्स। चलो पहला रूल क्या है? एक्स रेज टू एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, देन इट इज एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। वो तो याद है ना सबको, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन। सॉरी, सॉरी। तो उसका एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं कि एक्स रेज टू फाइव का क्या होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा 5x⁴। ऐसे ही मैं ले लू कि 3x² का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कांस्टेंट है, उसका कभी नहीं होगा डिफरेंशिएशन, 3 एज इट इज। x², पावर आगे लेंगे मतलब 2, और एक पावर कम करेंगे तो x, तो 3 2 ज़ा 6x। डायरेक्ट कर सकते हो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़ा 6 इंटू एक्स, तो 6x होगा। ऐसे ही अगर मैं ऐसा बोलूं एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हो जाता है 1 dx/dx 1, जैसे dy/dy 1, dt/dt 1। ऐसा ही दूसरा रूल है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। और इसीलिए इसका हमने इंटीग्रेशन वाला पार्ट लिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा होता है, उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा माइनस साइन थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा,
इज माइनस साइन थीटा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। ये सिंपल फॉर्म में हुआ। चलो अब हमें लगाना है इसका चेन रूल। चेन रूल में मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक्स रेस टू फाइव का ही डिफरेंशिएशन, लेकिन मैं बोलूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें पता है, तो ऐसे ही करो। सबसे पहले तो इसके रूल कभी चेंज नहीं हो गए, मतलब पावर का डिफरेंशिएशन पहले होता है। एक्स रेस टू फाइव का क्या होगा, फाइव एक्स रेस टू फोर। अब ये बेस और इसका विथ रिस्पेक्ट डिफरेंट है। अगर बेस और विथ रिस्पेक्ट सेम है तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन बेस और विथ रिस्पेक्ट डिफरेंट है तो एक चीज मल्टीप्लाई में आएगी जिसको बोलते हैं चेन रूल। एक्स रेस टू फाइव का हो जाएगा फाइव एक्स रेस टू फोर। अब एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल। मतलब जब तक डिफरेंशिएशन खत्म ना हो तब तक ये खींचेंगे इसको। देखो यहां पर भी चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। चलो अप्लाई करते हैं। एक्स रेस टू फाइव का हो गया फाइव एक्स रेस टू फोर। अब एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वन होगा। यहाँ पे वन मल्टीप्लाई करे या ना करे क्या प्रॉब्लम, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जब बेस और विथ रिस्पेक्ट डिफरेंट है तो एक्स रेस टू फाइव का होगा फोर एक्स रेस फाइव एक्स रेस टू फोर, और एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। चलो ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं कि y रेस टू क्यूब, उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो y क्यूब का तो पहले कर दो थ्री वाई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द रूल। थ्री आगे एक कम कर देंगे। अब y का विथ रिस्पेक्ट टू t डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई होगा। अब ऐसे करते हैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अकॉर्डिंग टू द रूल, रूल चेंज नहीं होते, साइन थीटा का कॉस थीटा। अब चेन रूल के हिसाब से थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मल्टीप्लाई करो, दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी मल्टीप्लाई करना पड़े। इट्स कॉल्ड चेन रूल। फिर से साइन थीटा का डिफरेंशिएशन अगर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये दोनों सेम हुए तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन ये और बेस और ये विथ रिस्पेक्ट डिफरेंट है, तो साइन थीटा का तो कॉस थीटा होगा। थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी थीटा अपॉन डी टी मल्टीप्लाई करो। और इसीलिए हमने बोला साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो साइन थीटा का क्या कर दिया हमने, कॉस थीटा, मतलब कॉस ओमेगा टी। अब क्या लिखूं मैं, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करना पड़े किसका, ओमेगा टी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो कॉस ओमेगा टी हुआ। अब ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा का ओमेगा, डी टी अपॉन डी टी तो वन हो जाएगा। जैसे हमारा थीटा हुआ ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का हो गया कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी वन, ओनली ओमेगा। और यही किया है हमने। आगे देखो, आई इज डी क्यू बाई डी टी, तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी
और ओमेगा टी का ओमेगा हुआ, क्योंकि टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी तो 1 हो जाएगा, और वो अगेन ओमेगा हमने आगे लिया। आया समझ में कि नहीं? यस सर। क्लियर? ऐसे ही एक बार और बता देता हूं, कॉस ओमेगा टी का विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो कॉस का अकॉर्डिंग टू द रूल कर दो माइनस साइन ओमेगा टी, और इनटू ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि टी का विथ रिस्पेक्ट टू t1 तो ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। चलो, क्लियर कि नहीं? यस सर। ओके, और किसी को प्रॉब्लम? सर्किट विथ कैपेसिटर जिसमें कर दिया हमने पावर लॉस 0? नहीं। ओके, चलो अब तीनों साथ में हैं, मतलब एसी सर्किट विथ LCR इन सीरीज, मतलब इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर इन सीरीज। हमने तीनों अलग अलग फॉर्म में कर दिया, अब तीनों सीरीज में है तो क्या करें? तो सबसे पहले तो डायग्राम, दिस इज अवर वोल्टेज, एसी वोल्टेज, LCR इंडक्टर कैपेसिटर एंड रजिस्टर आर इन सीरीज। तो वोल्टेज के साथ LCR सीरीज में लगा दो, इट्स कॉल्ड एसी सर्किट विथ LCR इन सीरीज। अब LCR इन सीरीज है तो वोल्टेज की इक्वेशन तो सेम रहेगी, कभी चेंज नहीं करेंगे। V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। अब इसका वोल्टेज की इक्वेशन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ इंडक्टर, इसकी वोल्टेज बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इसका वोल्टेज बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द रजिस्टर, टोटल वोल्टेज को ऐड कर देंगे। मतलब इसके लिए लिखेंगे तो हमारे पास है LdI/dt। सी का वोल्टेज होगा तो बोलेंगे Q/C, और रजिस्टर का वोल्टेज होता है IR इज इक्वल टू V, और V ही हमारा Vm साइन ओमेगा टी है। इट इज LdI/dt प्लस Q/C प्लस IR is equal to Vm sin omega t. This is the relation between voltage of LCR in series. Okay, लेकिन यहां पर तीनों अगर सीरीज में है तो तीनों का हमें फेजर डायग्राम करना पड़ेगा, मतलब इंडक्टर का वोल्टेज, कैपेसिटर का, रजिस्टर, सभी का, और जो हमारे पास नॉलेज है उस हिसाब से करेंगे। तब अब अगर हम प्लॉट करें फेजर ऑफ LCR, तो देखो वोल्टेज का फेजर फिक्स है, किसके लिए? ओनली फॉर रजिस्टर, जिसको बोलेंगे VR, और उसी में हमने करंट का फेजर लिया है I, ओनली फॉर रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज। ओके, तो अब इसके रिस्पेक्ट में हमें कैपेसिटर का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज का फेजर हमें दिखाना है। अब अगर हम कैपेसिटर को याद करें
तो कैपेसिटर में हमने बोला था करंट लीड्स द वोल्टेज। कैपेसिटर में क्या है? प्लस पाई बाई टू। प्लस पाई बाई टू का मतलब है करंट लीड्स द वोल्टेज। इसका उल्टा वोल्टेज लेग बिहाइंड द करंट। तो अब देखो करंट का फेजर यहाँ पे है, वोल्टेज का और करंट का फेजर रजिस्टर के लिए सेम है। तो ये हो गया हमारा करंट का फेजर। इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं कैपेसिटर का फेजर मुझे ड्रॉ करना है, तो कैपेसिटर के लिए बोलते हैं कि करंट लीड्स द वोल्टेज, अदरवाइज वोल्टेज लेग बिहाइंड। तो वोल्टेज लेग बिहाइंड मतलब राइट साइड में आएंगे। दिस इज फॉर वीसी और ये होता है 90 डिग्री। अब बोल सकते हैं कि करंट लीड्स द वोल्टेज। देखो यहां से एंटी क्लॉकवाइज में इंक्रीज हो रहा है, तो करंट आगे है, करंट लीड्स द वोल्टेज या वोल्टेज लेग्स बिहाइंड बाय फेज पाई बाई टू। चलो ऐसे इंडक्टर के लिए सोचो। तो इंडक्टर में है करंट लेग बिहाइंड द वोल्टेज, अदरवाइज वोल्टेज लीड्स द। तो वोल्टेज लीड करेगा, वैसा बोल सकते हैं हम, दैट इज वी एल। और ये भी 90 डिग्री। ओके। अब इसमें इसी में अगर मैं बोल दूं कि वीसी ग्रेटर देन वीएल है, तो यही सेम डायग्राम में अब यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं कि फॉर वीसी ग्रेटर देन वीएल। अब देखो ये 90 डिग्री इधर, ये 90 डिग्री इधर, तो ये दोनों सेम लाइन में आ गए। अगर वीसी वीएल से ज्यादा है, ये वैल्यू 50 है, ये वैल्यू 10 है, तो दोनों ऑपोजिट में है, तो 50 - 10 कर सकते हैं। 50 - 10 इधर आएगा क्योंकि ये वैल्यू 50 है। तो मतलब मैं ऐसा लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूं जिसकी ये लेंथ होगी वीसी माइनस वीएल जितनी। वीसी में से वीएल माइनस कर दो, इतना बचेगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट में बोल सकता हूँ वीसी माइनस वीएल। ये नया डायग्राम वीसी माइनस वीएल। यहाँ पे वी आर तो है ही। अब इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, मतलब ये लाइन यहाँ पे खींचो, ये लाइन यहाँ पे खींचो, ये भी वी आर, ये भी वीसी माइनस वीएल। तब इन दोनों के लिए एक लाइन यहां पर मैं खींच सकता हूं। ये थोड़ा डायग्राम और अच्छी तरह से करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। अगेन ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज वीसी माइनस वीएल फोर वीसी ग्रेटर देन वीएल। ये होगा हमारा वी आर। तो ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये हम रिजल्टेंट ड्रॉ करें यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा वी, टोटल वोल्टेज वी इक्विवेलेंट। तो ये वी आर और दिस इज वीसी माइनस वी एल। तब अगर वोल्टेज है, फेजर है, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वी आर प्लस वीसी माइनस वी एल। क्योंकि ये रिजल्टेंट हुआ, ट्रायंगल रूल से हो जाएगा। ये वी आर प्लस वीसी माइनस वी एल, ये वीसी माइनस वी एल, ये होगा वी आर प्लस वीसी माइनस वी एल। अब अगर वोल्टेज का हमें वैल्यू लिखनी है, तो पता है हमें, जब भी ये लिखेंगे अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वी एल होल स्क्वायर। चलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ये डायग्राम कैंसिल करना, ये और इसके सामने ये डायरेक्ट कर देना।
तो जैसे होता है ए प्लस बी, सी का मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे ही वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल होल स्क्वायर। अब ये जो हमने वी लिखा है उसी को मैक्सिमम वोल्टेज बोल दो, वी एम। एन वी आर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स, तो V इज इक्वल टू होता है आई आर, तो आई एम आर लिखेंगे। VC VC इज इक्वल टू अकॉर्डिंग ओम्स लॉ I, तो आई एम इंटू एक्सी होगा। एन वी एल आई एम इंटू एक्सएल, बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, इंडक्टर के लिए आई इंटू आर कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सएल। यहाँ पे पुटअप करो वैल्यू सब, तो अंडर रूट आई एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस वीसी और वीएल की वैल्यू रखोगे आई एम आएगा, दोनों में कॉमन निकाल दो, स्क्वायर है तो आई एम स्क्वायर कॉमन, दैट इज एक्सी माइनस एक्सएल। तो वी एम आई एम स्क्वायर को कॉमन निकालो और रूट है तो आई एम बाहर निकलेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल। इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो वी एम अपॉन आई एम इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। तो वी बाय आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, लेकिन यहां पर रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर तीनों सीरीज में है, इसीलिए इसको V बाय आई को लिखेंगे हम Z। Z इट्स कॉल्ड इम्पीडेंस। Z क्या होगा, बी एम अपॉन आई एम, जिसका नाम क्या है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इम्पीडेंस की इक्वेशन हो जाएगी अब, इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। तो अब इसी जो इक्वेशन है, अगर उसको मुझे कुछ ट्रायंगल के फॉर्म में दिखाना है, तो एक मैं रजिस्टर इधर ले लू, एक में ले लू एक्सी माइनस एक्सएल, तो ये बन जाएगा हमारा Z, क्योंकि पाइथागोरस Z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। लेकिन इसका अगर हम रूट ले लें तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। तब मैं यहाँ पर अगर एंगल फाई दिखा दूं, इट्स कॉल्ड फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जिसका मैं 10 फाई लू, तो 10 मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। तो ये हुआ इसका फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हियर phi is phase difference between voltage and current. ओके, चलो क्लियर यहां तक सबको। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। नो सर। तो अब इसी में हमें इसका फेजर डायग्राम भी करना है फॉर एलसीआर। तो अब यहां पर वोल्टेज का फेजर तो फिक्स है हमारे पास,
यहाँ पर जो फाई है वो हमने पॉजिटिव लिया है, इसलिए करंट जो होगा वो कहीं ना कहीं हमें इस फॉर्म में मिलेगा यहाँ पे, और ये जो एंगल होगा दैट इज फाई, नॉट 90 लेकिन सम एंगल फाई। तब अगर यहाँ पर वोल्टेज और करंट का ग्राफ प्लॉट करना है, तो वोल्टेज का तो फिक्स है, कभी हम चेंज नहीं करते। अब करंट के लिए करेंगे तो यहाँ पर है थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए इसमें थोड़ा कर्व्ड करके ड्रॉ करेंगे। तब ये हुई हमारी करंट की और ये हुई वोल्टेज का ग्राफ, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई, मतलब ये पिक और ये पिक डिफरेंस फाई, यहां से बोल सकते हैं फेज डिफरेंस फाई। तो वोल्टेज होता है हमारे लिए Vm साइन ओमेगा टी, करंट होगा हमारे लिए Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फेज जो है वो करंट कितना है फेज में फाई जितना आगे है, लेकिन अब यहाँ पे Im क्या होगा, हियर Im इज इक्वल टू Vm अपॉन Z बोलेंगे, फॉर LCR Vm बाई Z, मतलब Vm अपॉन Z मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। इसमें हमें इम्पीडेंस की वैल्यू याद रखनी है, इम्पीडेंस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, तब जाके हमें मिलेगा। तो अब Z के लिए अगर हम सोचे तो Z के लिए दो इक्वेशन बोल सकते हैं, इम्पीडेंस और LCR सर्किट Vm अपॉन Im, अदरवाइज दोनों में क्या करो √2 से डिवाइड कर दो, मतलब ऐसा लिखेंगे Vm बाई √2 Im बाई √2, then Vm by √2 is Vrms, Im by √2 is Irms। तो इम्पीडेंस Vm by Im लिखेंगे या Vrms अपॉन Irms, RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। तो वोल्टेज का RMS तो करंट का भी RMS लेंगे, वोल्टेज का मैक्सिमम तो करंट का ही मैक्सिमम, उसी का रेशियो होगा इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो यहां तक होगा ये LCR इन सीरीज। इसी में अब हमें नेक्स्ट पॉइंट करना है इसका रेजोनेंस। रेजोनेंस वाला पार्ट, रेजोनेंस फॉर LCR इन सीरीज, रेजोनेंस करना है लेकिन किसके लिए, LCR इन सीरीज। तो पहले सभी की इक्वेशन लिखते हैं, जैसे वोल्टेज की इक्वेशन है सीरीज के लिए Vm साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन है Im साइन ओमेगा टी प्लस 5, where Im means Vm by Z, otherwise Vm upon Z means under root R square plus
XC माइनस XL होल स्क्वायर। क्या बोलेंगे? व्हाट अबाउट द XC 1/ωc? व्हाट अबाउट XL ओमेगा एल? ये सभी चीज भी याद करनी है। अब रेजोनेंस कंडीशन, तो रेजोनेंस कंडीशन इसको बोलेंगे कि वेन एवर इम्पीडेंस मिनिमम, ये जो मिनिमम, तो ये मिनिमम कब होगा? ये दोनों प्लस वैल्यू में मिनिमम कब होगा? जब ये वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि ये माइनस में है। कहीं ना कहीं ये वैल्यू इक्वल हो गई तो प्लस माइनस होके 0 हो जाएगा, तो ओनली आर ही बचेगा। तो whenever XC is equal to XL, its condition is called resonance condition। ऐसा बोल सकते हैं कि when the value of omega, ओमेगा की कोई भी वैल्यू के लिए, when the value of omega is varied, चेंज होगा, करंट ऑल्सो चेंजेस। करंट ऑल्सो चेंजेस for particular value of omega, for particular value of omega, XC is equal to XL, ये दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि XC होता है 1/ωc, XL होता है ओमेगा एल। तो फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा XC इज इक्वल टू XL, इट्स कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। XC इज इक्वल टू XL होगा, उस टाइम पर क्या होगा? इम्पीडेंस मिनिमम। सो इम्पीडेंस इज मिनिमम। इम्पीडेंस मिनिमम है, रेशियो है हमारे लिए करंट Vm बाय इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम। देन current is maximum, this condition is called resonance। इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ऐसा भी बोल सकते, द फिनोमिनन इन विच करंट बिकम्स मैक्सिमम, अदरवाइज whenever impedance is minimum, it's called resonance condition। तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए इक्वेशन क्या है? XC is equal to XL for resonance। for resonance condition XC is equal to XL, XC क्या है? 1/ωc, XL क्या है? ओमेगा एल। चलो ओमेगा को एक साइड ले जाओ, तो यहाँ से यहाँ न्यूमरेटर में दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, एल सी, 1/LC। देन ओमेगा इज कॉल्ड 1/√LC, इज कॉल्ड रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अदरवाइज ओमेगा होता है हमारे लिए 2π न्यू, is 1/√LC। then nu is called 1/2π√LC, it's called resonant frequency। ओमेगा है तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, न्यू है तो ओनली फ्रीक्वेंसी। ओके, बोलो क्लियर कि नहीं?
यस सर प्लीज। और याद करो कि उसमें रेजोनेंट कंडीशन में जो इम्पीडेंस होगा वो आर जितना ही हो जाएगा, क्योंकि एक्सी इज इक्वल टू सर एक्सएल हो जाएगा। इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बेटा। ये जो हम बोल रहे हैं ना कि एलसीआर सीरीज, ये रहा। हाँ, अलग अलग का रेजिस्टेंस कैसे बोला हमने कि इसका होता है आई आर, इसका होता है मतलब इसका रेजिस्टेंस आर, इसका एक्सी, इसका एक्सएल। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर तीनों को मिला के बोले रेजिस्टेंस, उसका नाम चेंज कर दिया इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। तो देखो ये रेजिस्टेंस ही है, लेकिन तीनों को मिला के कर दिया तो इसका नाम दे दिया इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस बोलते हैं हम। ओके सर। हाँ? तो जब भी रेजोनेंस कंडीशन होगी क्या होगा? रेजोनेंस में देख लो, ये दोनों इक्वल है, एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल, ये तो जीरो हो जाएगा। जीरो होगा तो जेड इज इक्वल टू आर होगा। तो रेजोनेंस कंडीशन में इम्पीडेंस की जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस की जितनी होती है। एमसीक्यू के लिए हम याद कर सकते हैं। अब इसी में लास्ट हमें ग्राफ प्लॉट करना है करंट वर्सेस ओमेगा का। जैसे जैसे ओमेगा चेंज होगा, इम्पीडेंस चेंज होगा और करंट भी चेंज होगा। तो क्या होगा, कोई एक वैल्यू में हमें पीक वैल्यू मिलती है। मतलब ओमेगा जैसे जैसे चेंज होगा, करंट चेंज होगा, इट्स कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। कब होगा? फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा। और वो ओमेगा कौन सा बोलेंगे हम? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम, इम्पीडेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम। अगर मैं ये कोई भी रेजिस्टेंस R1 के लिए बोलूं, दूसरा कोई रेजिस्टेंस है तो उसके लिए कुछ दूसरा ग्राफ मिल सकता है, जहां पर करंट की कोई मैक्सिमम वैल्यू अलग होगी। तो ये रेजिस्टेंस R2 के लिए। अब हमें पता है कि आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड। इम्पीडेंस के लिए वी एम अपॉन आर ही आएगा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका करंट ज्यादा। इन दोनों में हम बोल सकते हैं R1 लेस देन R2। तो यहां तक लिखना पड़े। अगर पूछे कि एक्सप्लेन रेजोनेंस कंडीशन फॉर एलसीआर, तो रेजोनेंस फिर से करंट वोल्टेज दोनों की इक्वेशन, आई एम इज वी एम बाई जेड, ये दोनों। अब वैल्यू ऑफ ओमेगा चेंज हो रही है, तो फॉर वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा, पर्टिकुलर कौन सी बोलेंगे? ओमेगा नॉट बोल दो। उस टाइप पर ये सेम होगा, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इम्पीडेंस मिनिमम, करंट की वैल्यू मैक्सिमम। तो इसी में ओमेगा की जगह पर हम ओमेगा नॉट लिख सकते हैं। देन ओमेगा नॉट इज 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। इट्स कॉल्ड रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो न्यू नॉट। तो फॉर वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट करंट इज मैक्सिमम। यहां तक ग्राफ तक कर देना पड़े। ओके, चलो, है कोई प्रॉब्लम यहां तक? प्रॉब्लम है तो बोल दो। नहीं? ओके, चलो। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज करनी है, जो 2 मार्क्स के लिए या फिर एमसीक्यू के लिए।
करना है हमें पावर 4 LCR इन सीरीज। सभी अलग अलग कर के लिए तो कर दिया है। नाउ पावर 4 LCR इन सीरीज। तो वोल्टेज की इक्वेशन है हमारे पास V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन है I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी +5। ओके। और IM is VM upon Z means VM upon under root R square plus XC minus XL होल स्क्वायर। इम्पीडेंस के लिए चलो अब पावर की इक्वेशन करनी है तो हमें पता है पावर V P इज इक्वल टू VI। दोनों की इक्वेशन लिख दो। VM साइन ओमेगा टी IM साइन ओमेगा टी +5। मतलब VMIM साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी +5। तो ये कुछ हमें फंक्शन मिला साइन इंटू साइन। तो देखो एक और चीज होती है ऐसी कि अगर कहीं पर भी ऐसा मिल रहा है हमें साइन प्लस साइन है, इट्स कॉल्ड 2 साइन इंटू कॉस 2SC। इसका पूरा फॉर्मूला बता देता हूं कि साइन A प्लस साइन B अगर ऐसा कुछ हुआ, साइन A प्लस साइन B इसको ट्रीट करेंगे S प्लस S साइन प्लस साइन, इट्स कॉल्ड 2 साइन इंटू कॉस। मतलब 2 जो पहले आता है उसमें एडिशन डिवाइडेड बाई 2 तो A प्लस B बाई 2 एन C मतलब कॉस। दूसरा आएगा उसमें A माइनस B बाई 2। तो साइन प्लस साइन S प्लस S 2SC ऐसे हुआ S माइनस S मतलब साइन माइनस साइन होगा तो बोल देंगे 2C इंटू 2CS 2 कॉस इंटू साइन। मतलब कॉस में आएगा A प्लस B बाई 2 और साइन में होगा A माइनस B बाई। पहला जो होगा उसमें प्लस डिवाइडेड बाई 2, दूसरा जो होगा उसमें माइनस डिवाइडेड। फिर होता है C प्लस C कॉस प्लस कॉस। तो जैसे S प्लस S 2SC S माइनस S 2CS C प्लस C 2CC 2 कॉस इंटू कॉस एंड C माइनस C मतलब -2SS -2 साइन इंटू साइन। ये इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट याद करना। एक में करेंगे ऐसा साइन A प्लस साइन B तो 2 साइन इंटू कॉस 2 साइन A प्लस B बाई 2 कॉस A माइनस B बाई 2। अब यहां पर क्या हुआ देखो, हमें मिल रहा है राइट साइड साइन इंटू साइन। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे हम C माइनस C। नेगेटिव साइन इधर ले ले तो ये इधर आएगा और ये इधर, लेकिन C है दोनों कॉस ही है। लेकिन पहला होता है एडिशन, दूसरा होता है माइनस। अगर हम नेगेटिव साइन इधर ले तो पहला हो जाएगा माइनस और दूसरा हो जाएगा प्लस। इसका मतलब मैं ऐसे लिखूं पावर P इज इक्वल टू, और ये 2 तो डिवाइड में आ जाएगा तो VMIM/2। अब इसका उल्टा लिखना तो होगा कॉस, पहले करना है माइनस ओमेगा टी में से ओमेगा टी -5 करेंगे तो ओमेगा टी कैंसल
-5 बचेगा एंड माइनस कॉस, अब करना है एडिशन, एडिशन हो जाएगा 2 ओमेगा t + 5। ये हो गया हमारा पावर। अब एक फंक्शन होता है cos ऑफ -थीटा, जो cos थीटा होता है, cos नेगेटिव साइन को खा जाता है, नेगेटिव साइन उसमें अप्लाई नहीं होगी। अगर साइन ऑफ -थीटा आता है तो -sin थीटा बाहर निकलता है, ये तो एज इट इज लिख देंगे और एवरेज वैल्यू करते हैं, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर होगा Vm/m/2, इन दोनों का एवरेज। तो ये तो फाई है, कांस्टेंट है, इसमें टाइम है ही नहीं, तो इसका एवरेज एज इट इज निकलेगा cos फाई, और इसका एवरेज 0, इसीलिए यही इक्वेशन। -0 का कोई मतलब नहीं, -0 कर दो, बिकॉज एवरेज ऑफ cos 2 ओमेगा t + 5 इज 0, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो इसका एवरेज 0 हो जाता है। तो -5 मतलब -0 का कोई मतलब ही नहीं। तब इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, Vm 2, डिनोमिनेटर में अलग अलग लिखेंगे तो √2 Im √2 cos 5। तो ये हो गया Vrms Irms cos 5। फॉर LCR सीरीज सर्किट के लिए क्या होगा पावर? Vrms Irms cos 5। समझ में आया? बोलो। तो पावर P जैसे ओनली रजिस्टर था तो अलग, ओनली कैपेसिटर ओनली इंडक्टर के लिए पावर 0, तीनों सीरीज में है तो पावर की इक्वेशन होगी Vrms Irms cos 5। बस यहाँ पे एक नाम याद रखो कि cos 5 जो है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। इसको क्या बोलेंगे हम? पावर फैक्टर। cos 5 का अलग से नाम, पावर तो ये पूरा है, cos 5 इज कॉल्ड पावर फैक्टर। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी को भी।